हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 ईवीएस का सेशन है और आज जो सेट मैं पढ़ाऊंगी वे 20वां सेट है, यानी 20 सेट है और 19 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आज का भी जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसमें ज़रूर कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवार भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें समांतर ढाल है। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो असम में क्या होती है? भारी बारिश होती है, भारी बारिश होती है। ठीक है, भारी बारिश होती है और वहाँ पे क्या होता है? बाढ़ का खतरा रहता है, बाढ़ का खतरा रहता है। इसलिए वहाँ के लोग मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं? घर को बनाते हैं। और घरों की दीवारें और फर्श भी क्या होती है? लकड़ी की बनी होती है और छत जो होती है वो ढालू होती है, यानी ढाल बना होता है उसमें, ताकि पानी आसानी से क्या हो सके? बह सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है असम। अगला प्रश्न है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। चूज ए ग्रुप दैट कैन बी यूज आफ्टर रिसाइकलिंग। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल या बैटरी, या लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गट्टे का डब्बा, या चमड़े की बैग, लकड़ी के मेज, या प्लास्टिक, या फूलदान या चादर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, ये जो है आपका पुनर्चक्रण के पश्चात प्राप्त किया जाता है। इस समूह की सभी वस्तुएं जो होती हैं, जो क्या इसका पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग सफलतापूर्वक किया जाता है। और अन्य विकल्प जो दिया गया है तो इसका सीधा क्या होता है? रिसाइकलिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ए में दिया है छोले भटूरे, बी में दिया है नारियल डरी कड़ी के साथ उबला टेपियोका, सी में दिया है सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के तेल में पकी मछली, सूची पकी मछली। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 में दिया है छोले भटूरे, ए में, बी में नारियल डरी करी के साथ उबला टेपियोका, सी में है सरसों के तेल में बनी पकी मछली और डी में है नारियल के तेल में पकी, ठीक है, पकी हुई मछली। ठीक है, और सूची 2 में दिया है, सूची 2 का 1 नंबर में है गोवा, 2 में है केरल, 3 में है उत्तराखंड, 4 में है कश्मीर, 5 में है पंजाब। ठीक है, पंजाब। तो यहाँ पे कुट दे दिया गया, यानी कि ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे। तो कुट 1 में दिया है यहाँ पे 5 4 2 1, 2 में दिया है 3 2 4 1, 3 में है 5 1 2 4, 4 में है 5 2 4 1। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? 4। 4 में क्या है? 5 2 4 1, यानी कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे, सूची 1 को 2 को मिलान करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? छोले भटूरे, नारियल डरी करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के तेल में पकी मछली। तो यहाँ पे छोले भटूरे जो होगा वो पंजाब होगा, यानी कि 5 नंबर। छोले भटूरे क्या होगा? ए का होगा 5, यानी कि पंजाब। ठीक है, बी का नारियल डरी करी के साथ उबला टेपियोका, वो क्या होगा आपका? केरल। केरल किस में है? केरल है 2 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में 2 होगा, यानी 2 में क्या है? केरल। ठीक है, 3 में क्या है यहाँ पे? यानी सी नंबर, सरसों के तेल में बनी मछली। तो सरसों के तेल में बनी मछली किसके लिए है यहाँ पे? कश्मीर। तो कश्मीर किस में है? कश्मीर ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि सरसों के तेल में बनी पकी मछली कहाँ के लिए फेमस है? कश्मीर के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इसका 4 दिया है। ठीक है, अब है यहाँ पे डी नंबर, नारियल के तेल में पकी मछली। तो ये कहाँ के लिए है? ये गोवा के लिए। तो गोवा किस में है? 1 में है, तो यानी डी नंबर में क्या होगा? 1, यानी कि गोवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग। इसका आंसर क्या होगा? 50 होगा कि 54 होगा कि 56 होगा कि 58 होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 56। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5,
आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते तथा आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी जाते हैं, फिर ठीक दक्षिण पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी ठीक दक्षिण में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X का आपका घर कहाँ स्थित है, X पर आपका घर कहाँ पे स्थित है, यह पूछा गया है। तो 100 मीटर ठीक उत्तर में या 100 मीटर ठीक दक्षिण में या 75 मीटर ठीक पूर्व में या 75 मीटर ठीक पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, 75 मीटर ठीक पश्चिम में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए में है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी में है पौधों को शक्ति और सहारा देना, सी में है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने के मुख्य कार्य हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन को देखते हुए जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी, ए बी और सी। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि पौधे के प्रमुख कार्य, तो ए बी सी यानी ए भी सही है, बी भी सही है, 3 भी सही है, यानी पौधे का तीनों कार्य है। पौधा जो है, पौधे का तना भोजन का उत्पादन भी करता है और भंडारण भी करता है, पौधे को यांत्रिक शक्ति और सहारा प्रदान भी करता है और जड़ों से जल और खनिज लवणों को पत्ती और अन्य भागों तक पहुंचाता भी है। ये तीनों कार्य इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के, परिवार एकल और संयुक्त, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृतियां इकाई के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। यानी कि प्राथमिक, यहाँ जो बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस पाठ्यक्रम जो होता है ना, परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत परिवार को एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपसी संबंध, भूमिकाएं और बदलते समय के प्रभाव शामिल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। An EVS teacher demonstrate an experiment in class in which an egg sink in a glass of water but floats when salt is added to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give for students' inquiry? प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे, या पानी के घनत्व के कारण अंडा तैयार है, या आप उच्च कक्षाओं से ही सही कारण सीखेंगे, या अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। यानी कि पानी में नमक मिलाने से उसका क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण अंडे पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है, अंडे पर लगने वाला कौन सा बल होता है, उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है और अंडा क्या होता है, तैरने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। वाइल प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर फॉर सबमिटिव असेसमेंट एंड ईवीएस टीचर शुड एम्फेसाइज्ड। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, या प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामाजिक सामग्री कवरेज, या प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन सबमिटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य जो होता है यह जांच करना होता है कि पाठ्यक्रम की जो विषय सामग्री होती है, यानी कि उसका कंटेंट जो होता है और निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स का कितना अच्छा तरह से मूल्यांकन हो रहा है या हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में है केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा के तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी में है केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पॉली बनाते हैं। और सी में है केचुआ फसल को यानी कि खरपतवार से बचाता है। और डी में है केचुआ का मल मूत्र जो होता है उपजाऊ बनाते हैं। इसमें सही कथन क्या है, तो सही कथन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सही कथन ऑप्शन नंबर 4 है, ए बी और डी। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और यहाँ पे डी सही है। ठीक है, डी सही है, यानी सी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम 4 देखेंगे, 4 में मेरा ए है और
बी है और डी है। तो ए में क्या बोल रहा है, केचुआ खेत में छेद बनाते हैं, बिल्कुल सही, जो वायु और जल के मृदा पहुंचाने के लिए आसान रास्ता है, बिल्कुल सही। बी में क्या है, केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पॉली करता है, यानी कि लूज बनाता है, बिल्कुल सही। डी में क्या है, केचुओं का मल जो होता है ना, मृदा को क्या करता है, उर्वर बनाता है, उपजाऊ बनाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि केचुआ का काम जो होता है वो वीडिसाइड्स को नहीं बचाता है, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को वो नहीं बचाता है, ठीक है। सी नंबर गलत है। तो ए, बी और डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, CO, CO2, SO2 या NO। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल्स फ्यूल जो होता है ना, फॉसिल्स फ्यूल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो अत्यधिक क्या होती है, ये विषैली गैस होती है, याद रखना है, विषैली गैस होती है ये। अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा जो होता है ना वो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट इन अ नेट एंड इट्स दैम। कसकुट्टा या अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा या कैक्टस पौधा या घनपट्टी का पौधा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, घनपट्टी का पौधा, यानी कि पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट जो होता है ना वो एक कीटभक्षी पौधा होता है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को क्या करता है, अपने घड़े जैसे जाल में फंसाकर खा जाता है। यानी कि उसका प्लांट का ऐसे मुंह होता है, इस टाइप से घड़े ऐसा मुंह होता है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे अगर इंसेक्ट रहेगा, यहाँ पे अंदर में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस जगह, और ये इसका क्या करता है, इस पर कैप बना होता है, इस टाइप से कैप बना होता है। अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट पहुंचा तो इस कैप को ये बंद कर लेता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, या वर्षा का उत्खनन, या वर्षा के पानी का संचयन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, वर्षा के पानी का संचयन, यानी कि भविष्य में उपयोगी के लिए वर्षा का जल को संचरित या एकत्र करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ए, पेडिग्री ट्री यानी फैमिली ट्री इज अ यूजफुल टूल टू डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रेन। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध के बारे में, यह केवल निकट परिवार के सदस्य के बारे में, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उसके आपसी संबंध के बारे में, या यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों से आपसी संबंधों के बारे में। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। यानी कि जो फैमिली ट्री होता है वो यही चीज़ बताता है, यानी कि वंशीय वृक्ष यानी कि पेडिग्री एंड फैमिली ट्री जो होता है बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करता है, क्योंकि इसके माध्यम से कई पीढ़ियां के जो बीच होता है पारिवारिक रिश्ता वंशावली को समझा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर स्टूडेंट अंडर द टॉपिक मैपिंग इन क्लास 3। उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, या उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, या उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, या उनसे अनेक आस पड़ोस का चित्र क्या करना, रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, यानी उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। कक्षा 3 के स्तर पर मानचित्रण कौशल के विकास के लिए विद्यार्थियों को अपने वास्तविक परिवेश जैसे घर से स्कूल का रास्ता को कागज पर दिखाने या संकेतित करने का कार्य सबसे व्यवहारिक माना जाता है, यानी उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलक को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास यानी बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार देने के लिए आवश्यक है जो भरपूर हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रोटीन होगा। यानी कि मांसपेशियां यानी बॉडी मास को निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए प्रोटीन सबसे क्या होता है, उपयुक्त होता है, जिसकी आवश्यकता क्या भारोत्तोलक को बहुत अधिक होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, NCF 2023 के अनुसार मूल्यांकन असेसमेंट का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू NCF 2023 व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट। केवल साल में एक बार होने वाली परीक्षा, या अंकों और ग्रेड पर आधारित प्रतिस्पर्धा,
या सीखने के लिए मूल्यांकन या केवल शिक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सीखने के लिए मूल्यांकन यानी सतत और समग्र। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2023 के अनुसार जो है मूल्यांकन में बच्चों को रटने की क्षमता की जांच के बजाय सीखने की प्रक्रिया यानी कि यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को क्या कि बेहतर बनाने का क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए यानी CCE होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मून सरफेस। पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़। यानी कि चंद्रमा की सतह पर पानी नहीं है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ठीक है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना या अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना या इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यानी कि एक संवेदनशील शिक्षक के रूप में छात्र की समस्या जो होती है ना, गृह कार्य समय पर जवाब ना करना के मूल कारणों का पता लगाकर उसका मार्गदर्शन और परामर्श काउंसलिंग करना सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय है। यानी क्या करना, काउंसलिंग करना सबसे क्या है अच्छा सुधारात्मक उपाय है। ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के जिस राज्य संघ शासित अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा इन पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की जमीन मिलेगी। लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। यानी कि मिजोरम राज्य में लॉटरी खेती यानी झूम खेती के अंतर्गत, लॉटरी खेती यानी कि इसको कहते हैं झूम खेती, ठीक है, का प्रावधान है, जहां गांव की सभा यानी पंचायत लॉटरी निकाल कर तय करती है कि किस परिवार को खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को प्रयोग करना, अक्सर घर से बाहर जाने से बचना या व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखना। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, यानी कि व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को कम करके सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने से सड़क पर वाहनों की संख्या घटती है और प्रदूषण क्या होता है, नियंत्रित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है और वो अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। ठीक है, बहुबुद्धि से कि अवलोकन से सीखना या व्यक्तिगत सीखना या सहपाठी द्वारा सीखना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी सहपाठी द्वारा सीखना। यानी कि यदि शिक्षिका कक्षा में शांत रखकर केवल अपने अपने कार्य करने को कहती है तो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सहयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे वे सहपाठी द्वारा सीखेंगे। सीखने से क्या हो जाते हैं, सीखने से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है वंचित रह जाना, तो सहपाठी के द्वारा क्या हो जाएंगे, वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को और मुद्दों को एकत्रित करना, रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है, यह शिक्षण आधारित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकत्रित करना, यानी प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस एक क्या एकीकृत विषय है, जो विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, जो पर्यावरण शिक्षा है शिक्षा के अंतर्गत यानी अंतर विषय दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। द चैलेंज फॉर लर्निंग ईवीएस इज प्राइमरी लेवल इज रट का सीखना, या सम्मित आधारित सीखने का स्तर, या अवधारणाओं का विषय, या बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण का अवसर देना। ठीक है, यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों को स्वयं ज्ञान, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के पर्याप्त अवसर देना प्राथमिक ईवीएस का क्या है, अधिगम का मुख्य लक्ष्य है और शिक्षण की प्रमुख चुनौती भी है। इसलिए याद रखना है यहाँ पे कि बच्चों के लिए अपने ज्ञान का निर्माण करना, उसको अवसर देना। यह अवसर जो है ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, इसलिए बिल्कुल ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक लगती है तो हम धूप में बैठना अच्छा लगता है हमें। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तिनसुकिया यानी असम, चेन्नई यानी तमिलनाडु, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश, या उदयपुर या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी मनाली से आई है, हिमाचल प्रदेश से। तो मनाली ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। क्या है ये? एक पहाड़ी इलाका है मनाली। तो जहाँ बारिश क्या होती है, और बारिश और बर्फबारी होती है, और ठंड से बचने के लिए वहाँ पत्थर और लकड़ी के घर मजबूत बनाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। तो द गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2, O2, NO2, NH3, CFC, CO2, NH3, N2, CH4, N2, CO2, NH3, या CFC, CO2, CH4 या N2O। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, CFC, CO2, CH4, N2O। यानी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC भी आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और मीथेन गैस भी आएगा, यानी कि CH4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल राइट आंसर है। ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है। तो हम कह सकते हैं CFC गैस, CO2 गैस, CH4 गैस, N2O गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑर्गन डज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव? 5, 6, 4, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 6। यानी कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग पूछा गया है। तो संघ जो है, संघ के अंग जो है वो 6 है टोटल। जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, यही टोटल 6 है। याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कैन यू सी द यूज ऑफ बोट्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, या दिल्ली और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कश्मीर एवं केरल। यानी कश्मीर में शिकारा यानी नाव का उपयोग झील में यातायात और पर्यटन के लिए, तथा केरल में बलगम यानी कि नाव का उपयोग सामान्य आवागमन के साधन के रूप में किया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि कश्मीर में नाव को कश्मीर में शिकारा नाम से जाना जाता है, शिकारा। ठीक है, और अगर हम केरल जाएंगे तो केरल में नाव को बोला जाता है वहाँ पे वल्लम, वल्लम। ठीक है, याद रखना है वल्लम। ये है आपका कश्मीर के लिए, ये है आपका केरल के लिए, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि 1 नंबर बहुत मजबूत और चटक रंग का है, 2 में है अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, 3 में है जलने पर गंध उत्पन्न करता है, 4 में है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान कीजिए। रेशम, ठीक है, पॉलिएस्टर, सूती, रेयॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रेशम होगा कि पॉलिएस्टर होगा कि सूती होगा कि रेयॉन होगा? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जैसा कपड़ा है जो उच्च तापमान में हम नहीं रह सकते, उसे पहन नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी ये सिंथेटिक फाइबर होता है जो बहुत मजबूत होता है, चटक रंग का होता है और कम छिद्रयुक्त होता है और जलने पर विशिष्ट गंध यानी रासायनिक या प्लास्टिक जैसी गंध देता है और अधिक गर्मी या तापमान पर पहनने योग्य ये नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यानी लास्ट, यदि भिन्न प्रजाति के 2 जीव संपर्क में एक साथ आते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को कहते हैं परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता या सहोजिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परजीविता यानी पैरासिटिज्म। जब 2 अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि पहुंचती है, तो इस
पारस्परिक संबंध को परजीवता कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। सेशन को जरूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।